नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपी टेट वर्ग 2 मैथ्स सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो मिल सके। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, किसी पिंड का भार होता है। किसी पिंड का भार कैसे होता है? तो यहाँ पर आपके पास पहला विकल्प दिया हुआ है, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है। बी है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी ऑप्शन है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। और विकल्प डी में हमको दे रखा है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखना है, किसी भी पिंड का जो भार होता है वो सबसे अधिकतम जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। इस कारण से बी विकल्प हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट, पहला विकल्प है, एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही हो। बी है, एक समान वेग से नीचे की ओर जा रही हो। सी है, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। या डी ऑप्शन है, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो बताइए हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिए, लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति है और उसका भार अधिक कब होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करेगी। ऐसी स्थिति में उसका वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, इसमें दे रखा है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो किसी पिंड को यदि पृथ्वी से कहाँ ले जाया जा रहा है? चंद्रमा पर ले जाते हैं, तो उसका पहला विकल्प है, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। बी है, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएगा। सी है, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। और विकल्प डी दे रखा है, उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न में हमें बोला है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन उसका भार जो होगा वह बदल जाएगा। सी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो क्या होगा? तो किसी पिंड का यदि वेग दुगुना हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो संवेग होता है वो भी डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। अर्थात चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, इसमें दे रखा है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये हमको बताना है। तो याद रखिए, किसी पिंड का यदि वेग कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो उसकी 4 गुनी हो जाएगी। अर्थात सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 दे रखा है, किसी पिंड का अधिकतम भार होगा। किसी भी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पर होगा? वायु में होगा। बी है, जल में होगा। सी है, हाइड्रोजन में होगा। या फिर निर्वात में होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होगा। अर्थात डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है, एक जल से भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जल से भरा हुआ एक बीकर है जिसके अंदर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा? ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्ववत रहता है, या पहले ऊपर उठेगा उसके पश्चात नीचे गिर जाएगा। तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो याद रखिए, जब एक जल से भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो बर्फ पिघल जाता है। तो पिघलने से बीकर के जल के तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पूर्ववत बना रहता है। सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित द्रवों में से
ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा द्रव है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। विकल्प आपके पास जल है, पारा है, ईथर है और एल्कोहल है। तो बताइए इसमें से आपका सही आंसर कौन सा विकल्प होगा। तो यहाँ पर हमको बताना है कि निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होगा पारा हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी के साथ रहेगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्रमांक 10 दे रखा है, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से किसका मापन किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से आपेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है। अर्थात प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी के साथ रहेगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न क्रमांक 11 में आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो जो अवरक्त किरणें होती है उनकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी अवरक्त किरणें हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न क्रमांक 12 कह रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो किरीट दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए किरीट बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। इसमें दे रखा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। पहला विकल्प है वास्तविक होता है, बी है आभासी होता है, सी है पटल पर बन सकता है और डी विकल्प दे रखा है वस्तु से जरा सा छोटा बनता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखना है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है। इस प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 14 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दंत चिकित्सक अर्थात डेंटिस्ट किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सक का दर्पण कौन सा दर्पण होता है। बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो बताइए दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है। तो हमको याद रखना है कि जो डेंटिस्ट किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जो दंत चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु उनमें लगा होता है कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। तो आपको याद रखना है कि मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। तीन प्राथमिक वर्ण आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नीला, हरा व लाल, बी है नीला, पीला व लाल, सी है पीला, नारंगी व लाल, डी है बैंगनी, जामुनी व नीला। तो बताइए तीन प्राथमिक वर्ण कौन से हैं। तो पहले विकल्प का आंसर आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक वर्ण जो है नीला, हरा और लाल, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि प्रश्न संख्या 17 है। इसमें दे रखा है कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल के सदृश है। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल अर्थात रेटिना के सदृश है। लेंस, फिल्म, द्वारक या फिर शटर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर फिल्म हो जाएगा। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने की का जो कारण है वो क्या है। उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, निम्न आवृत्ति या कमजोर वाक तंतु। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में हमें बताना है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का जो कारण होता है वह उच्च आवृत्ति होता है। अर्थात ए विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19।
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 19 में हमें बताना है ध्वनि का अधिकतम वेग होता है, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? निर्वात में होगा, वायु में होगा, जल में होगा या फिर इस्पात में होगा। तो याद रखना है कि ध्वनि का जो अधिकतम वेग होता है वह इस्पात में होता है। किसमें होता है? इस्पात में होता है। इस कारण से 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि प्रश्न संख्या 20 है। मेघ संख्या का संबंध बताना है। मेघ संख्या का संबंध है ध्वनि के वेग से, जलयान के वेग से, वायुयान के वेग से या फिर डी है अंतरिक्ष यान के वेग से। तो याद रखिए मेघ संख्या का जो संबंध होता है वो वायुयान के वेग से होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21। प्रश्न क्रमांक 21 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति आपको बताना है। पहला विकल्प है डायनेमो, बी है ट्रांसफार्मर, सी है विद्युत मोटर, डी है प्रेरक। तो बताइए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम क्या है? तो विद्युत मोटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 22। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। हमें बताना है कि जो लाउड स्पीकर होते हैं उसमें ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? ध्वनि से यांत्रिक, उसके पश्चात विद्युत ऊर्जा में, तो ऐसा नहीं होता है। बी है विद्युत से यांत्रिक, उसके पश्चात ध्वनि ऊर्जा में। तो ये बिल्कुल सही है कि लाउड स्पीकर जो होते हैं उसमें ऊर्जा का परिवर्तन पहले विद्युत से यांत्रिक में होता है, उसके पश्चात ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस कारण से बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 23। यहाँ पर हमको बताना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जा रहा है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति होती है उसको डायनेमो कहा जाता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी के साथ रहेगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24। प्रश्न क्रमांक 24 में हमको बताना है विद्युत परिपथ में फ्यूज जो होता है उसका कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो फ्यूज का कार्य जो होता है वो अतिभारण, जिसको ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करने का इसका कार्य होता है। यहाँ पर सही आंसर हमारा विकल्प सी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या आपको याद रखना है 10 की घात -10 मीटर होती है। इस कारण से इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26। यूरेनियम 235 नाभिक में होते हैं। यूरेनियम 235 नाभिक में क्या होते हैं? 235 प्रोटॉन, 235 न्यूट्रॉन, सी विकल्प है 235 इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी दे रखा है प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की बल संख्या 235। तो यूरेनियम 235 नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की बल संख्या 235 होगी, अर्थात डी विकल्प इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से डी विकल्प हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी है? परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप किरणें या तरंग कौन सी होती है? तो गामा किरणें होती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 बहुत ही सिंपल प्रश्न है। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? तो हम सभी जानते हैं खगोलीय दूरी का मात्रक जो होगा वो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। डी विकल्प इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 29। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय है। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कितना लगता है? तो आपको याद रखना है इसमें लगने वाला जो समय होता है वह 4.2 वर्ष लगता है,
अर्थात सी विकल्प इस प्रश्न का एकदम सही आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा रहेगा? तो सोनार रहेगा। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? पहला विकल्प है बॉक्साइट, बी है गंधक, सी है फास्फोरस और डी है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर ग्रेफाइट ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए। इसमें दे रखा है ऑटो वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ऑटो वाहनों में द्रव चालित ब्रेक जो कार्य करते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न संख्या 32 का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 33, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के किस सिद्धांत पर निर्भर है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति है। एसी को डीसी में परावर्तन करने की युक्ति कौन सी कहलाती है? तो दिष्टकारी कहलाती है। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग होता है। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है या फिर अनंत या असीमित होता है? तो बताइए, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का जो वेग होता है वह एक समान होता है। इस कारण से सी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है? कण प्रतिकण कौन सा जोड़ा है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन हो जाएगा, अर्थात सी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न क्रमांक 37 में आपको बताना है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न संख्या 38 देखिए। 38 नंबर प्रश्न दे रखा है, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो इससे गामा किरणें निकलती है, अर्थात बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए। इसमें दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन इसका सही जवाब रहेगा। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? त्वरण जो होता है वो समान होता है। सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए। इसमें दे रखा है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? तो जब बस में अचानक ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक रही है तो यहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम का पालन होता है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 42, जी की इकाई बताना है। तो यहाँ पर जी की इकाई जो होगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, अर्थात सी विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, आवेग माप है। आवेग किसकी माप है? तो आवेग आपको बताना है किसकी माप है? द्रव्यमान का है, गति की प्रमात्रा का है, वेग का या फिर भार का? तो आवेग जो आपको याद रखना है, आवेग भार का माप है, अर्थात डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 44, बल का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। बल का मात्रक क्या होगा?
तो बल का मात्रक आपको याद रखना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात बी विकल्प इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न संख्या 45। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो आपको याद रखना है 1 माइक्रोन जो होता है वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 46। तापमान का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। बी विकल्प हमारा सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिए उसको प्रत्यानयन बल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? प्रत्यानयन बल कहा जाएगा। डी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो यह केपलर ने प्रतिपादित किया था। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखिए, इसमें दे रखा है एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिए एक जेट इंजन जो होता है यह रैखिक संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ऐसी स्थिति में उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 1/9 गुनी हो जाएगी, अर्थात बी विकल्प इस आखिरी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने फिजिक्स से संबंधित पहले प्रैक्टिस सेट में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।